नमस्कार दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक ही मुद्दे पर, एक ही विषय पर और एक ही समस्या के बारे में बार बार बातचीत करते रहें तो एक ऊब सी पैदा हो जाती है। अब ज़िंदगी हमारे सामने एक स्याह हाशिए पे लिखी हुई सामने पड़ी है, लेकिन हमेशा आप स्याह हाशिए पे के साथ साथ आप जी नहीं सकते। तो चलिए आज तब्दील करने के लिए, जायका बदलने के लिए, जैसे बतौर गालिब कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए। हालांकि गुलजार साहब ने इसको दूसरी शक्ल दे दी थी। उन्होंने कई ऐसे प्रयोग किए हैं जिसमें दो पंक्तियां गालिब की या एक मिसरा गालिब का लेकर उसके बाद अपनी नज़्म, ये एक उनका अच्छा सफल प्रयोग रहा है। तो बहरहाल गालिब तक बात सीमित रखते हैं कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए। तो आज भी मैं थोड़ा सा विषय को बदलने के लिए, जायका बदलने के लिए मैं आपसे एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर लेता हूँ जो शख्स आपके लिए एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो, परिचित हो, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसको भुला पाना भी मुश्किल है क्योंकि हमारे भारतीय इतिहास का वो भी एक हिस्सा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ आज एक जासूस की, और वो जासूस है R.N. काव। R.N. काव का नाम जब भी आप हमारी जो गुप्तचर एजेंसी है देश की, शिखर की, रा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रा के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे तो आप रा के संस्थापक R.N. काव की उपेक्षा नहीं कर सकते, और उसकी सारी ज़िंदगी रोमांच से भरी रही। R.N. काव मित्रों मूल रूप से, जैसे नाम से स्पष्ट है, कश्मीरी थे और वर्ष 1939 में IPS, उन दिनों इंपीरियल पुलिस सर्विस होती थी, आज इंडियन पुलिस सर्विस है, उन दिनों इंपीरियल पुलिस सर्विस थी, तो उसमें ये दाखिल हुए थे। और उसके बाद इनका लगातार जो सफ़र है वो इसी में गुज़रा, रोमांच की ज़िंदगी से। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस वक्त इन्हें IB में ले लिया गया, और IB में इनकी ड्यूटी ये लगाई गई कि देश का जो पहला प्रधानमंत्री है यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, तो उनकी जो सुरक्षा का जो ज़िम्मा है वो तुम्हारे सुपुर्द है। और पटेल ने चुनकर लगाया था अपनी तरफ से कि एक ऐसा दक्ष, मुस्तैद पुलिस अधिकारी दिया जाए पंडित नेहरू की रक्षा कर सके। देश में हालात सामान्य नहीं हैं, वहाँ विभाजन के दंगों की विभीषिका से उबले हुए लोग पड़े हैं, जो गांधी, नेहरू और इन सब के ख़िलाफ़ वो लोग गुस्से में उबल रहे थे। तो ऐसे हालात में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की सुरक्षा का ज़िम्मा इस शख्स को सौंपा गया, और उसके बाद सिलसिला चलता रहा। और जब ये 62 की जंग हुई तब भी ये थोड़ा सा दिक्कत बड़ी पेश आई। बड़े सवाल उठे कि R.N. काव ने पहले सावधान क्यों नहीं किया था। हालांकि R.N. काव से मेरी मुलाकात उनके निधन से कुछ 7-8 साल पहले हुई थी गुड़गांव में। मुझे किसी ने बताया कि आजकल वो यहाँ पर अपने एक फार्म हाउस में रह रहे हैं, तो मैं मिलने चला गया, फ़ोन किया तो उन्होंने इजाज़त दे दी कि आ जाओ। और उस बातचीत में मैंने ये पूछा सवाल पहला कि 1962 की जंग के बारे में आप कोई पूर्व सूचना क्यों नहीं दे पाए। उनका जवाब था कि ये चीज़ें मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आपको ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि मैं नहीं दे पाया। मैंने क्या किया, क्या नहीं किया और कहाँ तक मैं आगे बढ़ा, मैं ये चीज़ें आपसे बांट नहीं सकता, क्योंकि एक प्रोफेशनल जासूस होने के नाते मैं बहुत सारी संवेदनशील जो बातें हैं उनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता। बहरहाल बातें होती रहीं। उसके बाद 71 का जब वक्त आया, 1971 का, जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी और बांग्लादेश नए स्वरूप में सामने आया, तब भी इस शख्स ने उससे पहले बाकायदा शेख मुजीब को इस बात की इतला भेज दी थी अधिकृत रूप से कि आपके ख़िलाफ़ तख्ता पलट की एक साजिश हो रही है, आप चाहें तो उसको अवर्ट कर सकते हैं, तैयारी पहले कर सकते हैं। और उसकी एक कॉपी इन्होंने भारत सरकार को भी भेज दी, लेकिन किसी ने भी इनकी बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, और आखिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। शेख मुजीब की हत्या कर दी गई, तख्ता पलट दिया गया, और ये सारी चीज़ें इतिहास का हिस्सा हैं।
इसके बाद इसकी मुस्तैदी के बारे में बहुत किस्से हैं। बाद में तीन प्रधानमंत्रियों ने इसको अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। वो इसलिए कि इसकी दक्षता जो थी, पैनी नज़र जो थी, हर चीज़ पे पड़ती थी और ये समय से पहले आने वाली वारदात के बारे में सरकार को साउंड ज़रूर कर देता था, बाकी उसके बाद ये दखल नहीं देता था, ना उस चीज़ को भुनाता था ये शख्स। तो इसने इस चीज़ को नहीं भुनाया और स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर होने के नाते जो चीज़ मुझसे एक्सपेक्ट की जाती थी, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। आलोचना में बहुत ज़्यादा रहा और एक बार तो ऐसा वक्त भी आया जब ये भी कहा जाने लगा कि इसने जनरल BM कौल के साथ मिलकर या जनरल BM कौल की उसकी मशवरे से देश का भावी प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास भी किया जनरल BM कौल को। लेकिन बाद में काउ ने स्वयं कहा कि नहीं, मैं ऐसी बातों के या ऐसे एडवेंचरिज्म के बिल्कुल खिलाफ रहा हूँ। और उसके बाद हुआ ये कि एक बार मुझे याद है कि जब महारानी एलिजाबेथ शायद 1950 में या उसके बाद भारत पहली बार आई थी, तो ये दिल्ली का जो रामलीला मैदान है उसमें जो स्टेज है वो स्टेज विशेष रूप से महारानी के वेलकम के लिए बनाया गया था। वहाँ पर हुआ क्या कि जो ही महारानी आई, देश के कई लोग उबले पड़े थे। एक व्यक्ति के हाथ में बुके था और उसने बुके ऐसे उछाल के फेंका मंच की ओर, जो कि बहुत बड़ी गुस्ताखी मानी जाती थी कि ये तो अपमान है। और ये बुके उसको पकड़ाया गया था उस आदमी को कि तुमने महारानी को पेश करना है, लेकिन उसके मन में गुस्सा था और गुस्से के आक्रोश में उसने बुके भीड़ में से उछाल के फेंका महारानी की ओर। और RN काव, जो उन दिनों में महारानी एलिजाबेथ की सिक्योरिटी का इंचार्ज था उनकी भारत यात्रा के दौरान, इसने लपक कर उसको बीच में से लपक कर इसने जिस मुस्तैदी के साथ उसको बुके को पकड़ा ताकि वो महारानी तक ना पहुंच पाए, तो महारानी के मुंह से कमेंट्स निकला जो माइक पे सुना गया कि वेरी गुड कैच, यू सीम्स टू बी ए वेरी गुड क्रिकेटर। तो एक बात हंसी मजाक में चली गई, उस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया, काव ने स्वयं किया। लेकिन बहुत सारी ऐसी मुस्तैदी भरी चीज़ें ज़िंदगी में इसके साथ बीती, तो इसको याद करना बड़ा ज़रूरी लगता है। तो मित्रों, ऐसी चीज़ों को भी याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें अलर्ट रहने की प्रेरणा देती हैं। और आजकल के माहौल में जबकि अलर्ट रहना सबसे बड़ी चेतावनी है, सबसे बड़ी ज़रूरत है, ऐसी घटनाओं को भी याद कर लेना चाहिए। शुक्रिया।